गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं जो सेल ऑर्गेनील्स वाला चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी में आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, न्यूक्लियस बेसिकली वो ऑर्गेनील है जो कि सेल के अंदर, या हम ये कहें सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलिंग यूनिट की तरीके से काम करती है, जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने ईयर 1833 के अंदर। और अगर फंक्शनल बेसिस पे देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है वो दो टाइप का अवेलेबल है। एक तो नॉन ऑर्गेनाइज्ड है और दूसरा कहलाता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। देखिए, नॉन ऑर्गेनाइज्ड में जनरली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं, वो जो स्ट्रक्चर हम जानते हैं क्रोमोसोम का उस टाइप से अवेलेबल नहीं होते। उनमें बेसिक प्रोटीन्स जिन्हें हिस्टोन्स कहा जाता है, जो कि क्रोमेटिन थ्रेड्स को अपने ऊपर कॉइल करवाते हैं जिससे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो अवेलेबल नहीं होते, तो वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहलाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कंपैरिजन पढ़ा था, या स्ट्रक्चर को टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने डिस्कस किया था। चलिए, अब जो हम वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, जिसके अंदर बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, क्रोमोसोम का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक या मॉडर्न टाइप के जो सेल्स हैं उनमें इनकी अवेलेबिलिटी होती है। यानी यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की अवेलेबिलिटी होती है। जनरली अगर हम देखें तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस की अवेलेबिलिटी होती है, पर कुछ प्लांट ग्रुप्स ऐसे भी हैं जैसे कि फंजाई की अपन बात करें तो उनमें एक सेल के अंदर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी अवेलेबल हो जाते हैं कभी कभी। अगले पॉइंट में देखिए, ये जो न्यूक्लियस होता है पर्टिकुलरली ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए और उस ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए। ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर, इसके क्रोमेटिन में या क्रोमोसोम्स के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी होती है। न्यूक्लियस जो होता है इसके चार मेजर कंपोनेंट हैं, या वो मटेरियल जिनसे कि न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है या न्यूक्लियस अपने स्ट्रक्चर फॉर्म लेता है। देखिए, ये जो चार कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट जो न्यूक्लियस को डेवलप करते हैं, वो कहलाते हैं, एक तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे शॉर्ट में एनएमबी कहा जाता है, एनएमबी कह देते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर सैक, थर्ड है न्यूक्लियोलस और फोर्थ है न्यूक्लियस। फोर्थ इज क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन थ्रेड भी से कहते हैं। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं चारों कंपोनेंट्स को। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरव्यू ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जो कि न्यूक्लियस को हमें समझाता है कि न्यूक्लियस बेसिकली किस टाइप से अवेलेबल है, क्या क्या उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देखिए, जो न्यूक्लियस है बेसिकली उसकी चारों तरफ एक कवर मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट है इसका। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेनर लेयर होती है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ये कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर राइबोसोम्स की अवेलेबिलिटी होती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ कुछ हिस्सों पे इसमें पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर कोर कहा जाता है। ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, दो लेयर्स जो हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इनके बीच की जो स्पेस है इसे पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। अब देखिए, सेंटर पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल है ये इसका न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं। देखिए, एक तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड्स की अवेलेबिलिटी होती है उसे इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहा जाता है, और न्यूक्लियोलस के बाहर जो क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं उन्हें पेरिन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहा जाता है। और देखिए, इसमें जो डार्क एरिया हमने ड्रॉ किया है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से,
यूक्रोमेटिन कहलाते हैं, और जो लाइट एरिया हमने कहीं कहीं पे ड्रॉ किया है जगह जगह पे, ये हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे चल के। चलिए सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जैसा हमने इस डायग्राम के अंदर देखा, ये न्यूक्लियस को कवर करने का काम करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट स्टेज है जिसे प्रोफेज कहा जाता है, इस स्टेज के ऊपर ये डिसअपीयर हो जाती है, और वापस से जब टीलोफेज स्टेज खत्म होती है या खत्म हो रही होती है तो उस स्टेज के ऊपर, टीलोफेज स्टेज के ऊपर, ये वापस से रीअपीयर होना स्टार्ट होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन है, और इनके बीच की जो स्पेस है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, इसकी डिस्टेंस जो है या इसकी जो विड्थ है वो 150 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, हमने पहले ही बताया, ये कहीं कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होती है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे पोर्स की अवेलेबिलिटी होती है जो कि न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम न्यूक्लियर सैक की, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल, लिक्विड मटेरियल अवेलेबल है, वो सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैक कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देखें हम तो ये ट्रांसपेरेंट होता है और जेल लाइक मैट्रिक्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा। एक तो न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमेटिन थ्रेड्स की अवेलेबिलिटी है, राइबोसोम्स मिलेंगे आपको, आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की भी अवेलेबिलिटी इसके अंदर होती है। तो कुछ मेजर मटेरियल है जो न्यूक्लियर सैक को ऑर्गेनाइज करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को डेवलप करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके मेजर कंपोनेंट की एक और, जो कि है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इसे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व किया था श्लेडन ने ईयर 1838 के अंदर। ये जो न्यूक्लियोलस है ये जनरली एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस की अवेलेबिलिटी जनरली पाई जाती है। कभी कभी इसके एक्सेप्शंस भी अवेलेबल होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स या और ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगले पॉइंट में देखिए, जो ये न्यूक्लियोलस है ये जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो लेट प्रोफेज स्टेज में, जब प्रोफेज खत्म होने की स्टेज आती है, तब ये डिसअपीयर हो जाता है, और वापस से जब टीलोफेज स्टेज यानी कि सेल डिवीजन की लास्ट स्टेज आती है, तब ये वापस से रीअपीयर होता है, और इसको रीअपीयर करने के लिए एक और मटेरियल का फॉर्मेशन होता है जिसे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। अगले पॉइंट में देखिए, ये जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम के प्रोडक्शन में यानी राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, और बना हुआ किससे होता है, ये आरएनए से बनता है, और साथ में प्रोटीन से इसका फॉर्मेशन होता है। अगले पॉइंट में देखिए, आरएनए सिंथेसिस जो है वो इसी न्यूक्लियोलस के अंदर कंप्लीट किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज अ साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। और कौन सा आरएनए पर्टिकुलरली आरआरएनए का फॉर्मेशन ये न्यूक्लियोलस करता है। अगले पॉइंट में देखिए, न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, कोई कवर मेम्ब्रेन इसके ऊपर न्यूक्लियोलस पे नहीं पाई जाती। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट जो है न्यूक्लियस का, जो कि है क्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन बेसिकली न्यूक्लियोलस के अंदर ही अवेलेबल है, ज्यादातर इसका मेजर पार्ट, और ये दो टाइप का होता है। एक कहलाता है पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर मिलेगा, न्यूक्लियोलस के बाहर इसकी अवेलेबिलिटी होती है, आउटसाइड द न्यूक्लियोलस की अवेलेबिलिटी है। और जो इंट्रान्यूक्लियोलर, इंट्रा मींस इनसाइड, जो इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट में देखिए, जो क्रोमेटिन है ये जनरली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में इसकी अवेलेबिलिटी होती है, और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है ये वही चीज है जो कि सेल डिवीजन के बाद में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देती है। यही क्रोमेटिन जो है इनमें अवेलेबल होता है डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन, जो कि बेसिक प्रोटीन है। या आप ये कहें कि इन तीनों चीजों से मिलकर यानी डीएनए, आरएनए और हिस्टोन से मिलकर क्रोमेटिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगले पॉइंट में देखिए, क्रोमेटिन्स जो है स्टेनिंग के बेसिस पे क्रोमेटिन्स वापस से दो टाइप के अवेलेबल होते हैं। एक कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा कहलाता है यूक्रोमेटिन।
देखिए इनकी स्टेनिंग हम कब कर रहे हैं, ये सेल डिवीजन के टाइम पे इसकी स्टेनिंग की जाती है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्रोमेटिन मटेरियल को। देखिए जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये डार्क कलर का दिखता है इंटरफेस के टाइम पे, और जो यूक्रोमेटिन है ये लाइट कलर का दिखता है इंटरफेस के टाइम पे, बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। यही हेटेरोक्रोमेटिन अदर स्टेजेस में, दूसरी स्टेजेस में, इंटरफेस के अलावा दूसरी स्टेजेस में लाइट कलर का दिखाई देगा, और यूक्रोमेटिन दूसरी स्टेजेस के अंदर डार्क कलर का दिखाई देगा, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन इनकी बनती है। अगले पॉइंट में देखिए, हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है ये जेनेटिकली इनर्ट मटेरियल होता है। जेनेटिकली इनर्ट का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ये mRNA का फॉर्मेशन नहीं करता, यानी इट डू नॉट ट्रांसक्राइब mRNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और जेनेटिकली एक्टिव मटेरियल जो है वो होता है यूक्रोमेटिन, यानी कि ये ट्रांसक्राइब करता है mRNA को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कब ट्रांसक्राइब करेगा, ड्यूरिंग इंटरफेस स्टेज। तो यहां आज हमने डिस्कस किया एक और सेल ऑर्गेनील को जो कि है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।